Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start vitamin D, next fat soluble vitamin. विटामिन डी जो है वो बहुत ही यूनिक विटामिन है, क्योंकि ये इसको प्रो हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी में काम करता है जैसे कि कोई हार्मोन काम करता है। और एक तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई और विटामिन ऐसा नहीं है जो हार्मोन की तरह काम करता है, ये एज ए हार्मोन की तरह हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो है एक और इसकी यूनिकनेस है कि हमारी बॉडी इनफ क्वांटिटी में विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकती बना सकती है। तो अगर हम किसी फूड सोर्स से ना भी लें तो जो है गुजारा हो सकता है, क्योंकि इनफ क्वांटिटी में हमारी बॉडी जो है विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं विटामिन डी प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। सो उनमें से कोई एक या दो फैक्टर्स भी अगर मौजूद हों तो फिर प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी या कम होगी या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर वो तमाम फैक्टर्स पूरे हों तो कोई 90% के राउंड अबाउट हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, हमें किसी फूड सोर्स से उसकी जरूरत नहीं होती। सो लेट्स स्टार्ट जी। विटामिन डी, विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं उसमें यहाँ पे अगर आप देख सकें स्लाइड में, तो बहुत ज्यादा कोई अच्छे सोर्सेज नहीं है सिवाय ये एक कॉड लिवर ऑयल और फिश, यानी कि जो फिश है वही एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, जिसमें कॉड लिवर ऑयल जो है उसमें 2 टेबल स्पून जो है वो 680% आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं। इसी तरह सलामी है, ईल है, टूना है, सालमन है, हेयरिंग है, ये सारी जो है वो फिश हैं और फैटी फिश हैं, जैसा कि इस साइड पे भी मेंशन है। सालमन, सार्डाइन एंड टूना जो है, हेयरिंग जो है, ये फैटी फिश हैं। इनमें विटामिन डी की एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा जो है ये इसको फोर्टिफाई किया जाता है फूड्स के अंदर, डिफरेंट फूड, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। मिल्क जो है उसको फोर्टिफाइड किया जाता है, मार्जरीन जो है फोर्टिफाइड किया जाता है। सो अगर जो है फोर्टिफाइड किया जाए तो एक क्वांटिटी रीजनेबल अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। लेकिन जो नॉन फोर्टिफाइड है उसमें क्वांटिटी काफी कम होती है, एक्सेप्ट लिवर और फिश के। ठीक है, लिवर में एक रीजनेबल अमाउंट होती है और फिश जो है वही एक अच्छा सोर्स है इनका। सो 5 to 40 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम फिश जो है ये मौजूद होता है फैटी फिश के अंदर। सो इसके अलावा अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, हम जो है पल्सेस, सीरियल, ग्रेन्स, इनकी बात करें तो ये विटामिन डी के कोई अच्छे सोर्सेज कंसिडर नहीं होते। मशरूम एक अच्छा सोर्स कंसिडर होता है विटामिन डी का। सो फूड में कोई बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं है, इसीलिए विटामिन डी जो है उसके सप्लीमेंट वगैरह यूज किए जाते हैं, उनको फूड में फोर्टिफाई किया जाता है ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। सबसे बड़ा सोर्स तो नेचर की तरफ से सनलाइट ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनमें सनलाइट जो है वो बहुत कम होती है, तो उन लोगों ने फोर्टिफिकेशन को ही एज अ सोर्स यूज किया है विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए। और क्योंकि फूड में इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, इसके अलावा जो है हमें सप्लीमेंट से या फोर्टिफिकेशन से चाहिए, और हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस करती है। अब उसमें हर एक की बॉडी में जो विटामिन डी की प्रोडक्शन है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स, उनको हम आज डिस्कस भी करेंगे, वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसलिए इसकी अभी तक आरडीए भी कैलकुलेट नहीं की गई। तो इसका एडिक्वेट इनटेक है, दैट इज 5 माइक्रोग्राम। मेन जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए 5 माइक्रोग्राम जो है वो इसका एडिक्वेट, इतनी क्वांटिटी जो है वो नॉर्मली आपको कंज्यूम करनी चाहिए डेली, तो फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपकी बॉडी पे अपीयर नहीं होते हैं। सो ये विटामिन डी के आप कह सकते हैं कि सोर्सेज हैं। जो विटामिन डी प्लांट्स में या किसी दूसरी फूड्स में अवेलेबल होता है, उसकी जो फॉर्म है उसको हम इर्गोस्टिरोल कहते हैं। ठीक हो गया। इसको प्री विटामिन डी टू भी कहा जाता है, जो कि प्लांट फूड्स में जिनमें कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मौजूद है, वो इसी फॉर्म में इर्गोस्टिरोल की फॉर्म में जो है वो मौजूद होता है।
और ये जो कमर्शियली अवेलेबल जो हमें मिलती हैं फार्म, जो कि सप्लीमेंट्स वगैरह में ज़्यादातर मौजूद होती हैं, वो इर्गो कैल्सीफिरोल विटामिन D2 है, जो कि कमर्शियली दो तरह के सप्लीमेंट मिलते हैं विटामिन डी के। एक हो है जिनमें विटामिन D2 फार्म मौजूद होती है, और एक वो है जिनमें विटामिन D3 फार्म मौजूद होती है। जो D2 फार्म है वो इनएक्टिव होती है, हमारी बॉडी उसको एक्टिव फार्म में कन्वर्ट करती है। जो D3 फार्म है वो नॉर्मली एक्टिव फार्म में होती है। तो इसलिए जिस सप्लीमेंट में विटामिन D3 जो है वो मौजूद होगा, वो नॉर्मली कॉस्टली सप्लीमेंट होंगे, और जिनमें विटामिन D2 मौजूद होगा वो जो है वो कॉस्टली नहीं होंगे, वो नॉर्मली चीप होंगे। सो दोनों दोनों तरह से ये जो है वो मौजूद होते हैं। सो जो फूड से हम कंज्यूम करते हैं उसके लिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए वही ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है जो कि हमने विटामिन ए के लिए डिस्कस किया, कि जो है ये फूड से कंज्यूम जो हम करेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके काइलोमाइक्रोन का हिस्सा बनेगा एब्जॉर्प्शन के बाद, और फिर जो है वो आगे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लिवर में आएगा, और फिर जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी होती है ये, तो ज्यादातर जो है वो हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। और हमारी बॉडी में ये कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके लिए जो है ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल का एक डेरिवेटिव होता है, दैट इज 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। और ये जो है फाउंड इन स्किन सेबेशियस ग्लैंड्स इन ह्यूमन। स्किन के ऊपर जो है जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो है ये 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो मौजूद होता है। और जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी स्किन के ऊपर आती हैं, और उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में रेंज होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन A, B, C इस तरह से। सो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जैसे ही हमारी स्किन पे आती हैं, तो ये 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो इसके ऊपर जैसे ही स्ट्राइक करती हैं तो इसकी ब्रेकडाउन होती है, और ये प्री विटामिन D3 में यानी कि प्री कैल्सीफिरोल में कन्वर्ट हो जाता है, मेड इन द स्किन ऑफ ह्यूमंस विद एक्सपोजर टू UVB फोटोन्स फ्रॉम सनलाइट। सो ये जो इसका है रिंग, वो रिंग ब्रेक होता है और ये प्री कैल्सीफिरोल में कन्वर्ट होता है। जैसे ही ये प्री कैल्सीफिरोल में कन्वर्ट होगा सनलाइट की वजह से, तो ये हमारे फॉरन स्किन से ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा, स्किन से फॉरन। अब इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, डाइजेस्टिव सेल की जरूरत नहीं है, इसके अलावा वो जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा उसकी जरूरत नहीं है, ये फौरन ही स्किन से फौरन ब्लड में चला जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्म प्री विटामिन D3 बनी है, प्री कैल्सीफिरोल बनी है, दैट इज नॉट इनएक्टिव। ये इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म नहीं है। इसमें इस कोलिकैल्सिफिरोल में जो है चेंजेस होंगी, यानी कि इस प्री कैल्सीफिरोल में, सॉरी, प्री कैल्सीफिरोल में कुछ चेंजेस होंगी। और वो चेंजेस क्या हैं कि 2 पॉइंट्स ऐसे हैं इसके अंदर जिसकी हाइड्रोक्सिलेशन होनी है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड होना है। एक है इसकी कार्बन नंबर 25, कार्बन नंबर 25 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड होगा। ये यहाँ पे है कार्बन नंबर 25, ये इस साइड पे। और इसके लिए जो है एंजाइम चाहिए होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज। 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो इस हाइड्रोक्सिलेशन को करवाता है, और ये प्रोसेस जो है वो लिवर में हो रहा होता है। यानी कि जो प्री कैल्सीफिरोल है, ये प्री कैल्सीफिरोल जब स्किन से ब्लड में जाएगा, तो ब्लड जैसे ही लिवर में पहुंचेगा, लिवर में एक एंजाइम जो है 25 हाइड्रोक्सिलेज, वो हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा एक कार्बन नंबर 25 पे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा जो है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कैल्सीडायोल भी कहते हैं। सो फर्स्ट जो फॉर्म बनेगी वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, और इसको कैल्सीडायोल भी कहा जाता है। ये जो कैल्सीडायोल है ये भी इनएक्टिव फॉर्म है,
इसमें प्रॉपर एक्टिवेट करने के लिए एक और हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो होती है, और वो हाइड्रोक्सिलेशन होगी किडनीज के अंदर। किडनीज में एक एंजाइम जो है वो सिक्रीट होगा, दैट इज 1 हाइड्रोक्सीलेज। वो 1 हाइड्रोक्सीलेज जो है इस कैल्सीडायोल के अंदर कार्बन नंबर 1 पे एक हाइड्रोक्सिलेशन करवा देता है, जिससे ये एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं 1,25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। अब 2 हाइड्रोक्सिलेशन हो चुकी हैं, तो ये अब एक्टिव फॉर्म में आ गया है, और इसको हम कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1,25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 या कैल्सीट्रायोल। ये अब विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी के फंक्शंस हैं, जिनको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, वो जो है प्रोड्यूस होता है। सो कैल्सीट्रायोल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और ये हमारी बॉडी में वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि स्किन जो है वहाँ पे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, वहाँ से प्री कैल्सिफिरोल बनेगा, वो लिवर में जाएगा, लिवर में उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी, और वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 यानी कि कैल्सीडायोल में कन्वर्ट होगा। कैल्सीडायोल से जैसे ही हमारी बॉडी को जरूरत होगी, तो वो कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके लिए किडनी से एक एंजाइम 1 हाइड्रोक्सिलेज जो है कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा, तो ये एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन डी की प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल होगा तो ही 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होगा, और फिर ही ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। दूसरा जो है, यानी कि फैट की एक सर्टेन अमाउंट एक जो है आपकी बॉडी में मौजूद होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि लिवर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए, किडनीज प्रॉपर फंक्शन करें। जैसा कि ओल्ड एज में जाके खुदा ना खास्ता लिवर और किडनीज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिर वो जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं 25 हाइड्रोक्सिलेज फ्रॉम द लिवर एंड 1 हाइड्रोक्सिलेज फ्रॉम द किडनीज, उनकी प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये विटामिन डी जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो उससे अफेक्ट होता है। सो अगर लिवर और किडनीज का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली विटामिन डी की प्रोडक्शन अफेक्ट होगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है जियोग्राफिकल लोकेशन, कि आप दुनिया के किस हिस्से में, किस कोने में बैठे हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस ही चाहिए विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पे जो है वो सनलाइट कम है, या विटामिन या अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस कम है, तो वहाँ भी जो है, लेकिन पाकिस्तान जो है वहाँ वो एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ पे इनफ विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस होती हैं वो मौजूद होती हैं। और इसके अलावा टाइम ऑफ द डे, आप कितनी डे के कौन से टाइम में अपने आप को एक्सपोज करते हैं सनलाइट के लिए, ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस हैं वो नॉर्मली मॉर्निंग में 9 o'clock से लेके 3 o'clock तक एक इनफ क्वांटिटी में मौजूद होती हैं, लेकिन अगर इससे पहले या इससे बाद हम देखें तो उनकी कम क्वांटिटी जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा जो है ड्यूरेशन भी इसमें मैटर करता है, कि अगर आप अपने फेस और अपने हैंड्स को 25 to 30 मिनट के लिए एक्सपोज करते हैं सनलाइट को, तो जो है इनफ क्वांटिटी में विटामिन डी प्रोड्यूस हो जाता है, जो आपकी उस दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्ट सन को एक्सपोज होना है 25 to 30 मिनट्स, और जो है जिसमें आपके हैंड्स और फेस जो है वो एक्सपोज हो रहा हो सन को। तो जो फीमेल वेल वगैरह पहनती हैं उनके में उस कंडीशन में वो विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है। इसके अलावा जो है सन ब्लॉक भी कुछ लोग यूज करते हैं, सन ब्लॉक यूज करते हैं, तो सन ब्लॉक के ऊपर एक प्रोटेक्शन फैक्टर लिखा होता है SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF, और उसकी आगे एक वैल्यू लिखी होती है।
अगर वो वैल्यू 8 या इससे ज्यादा हो, जो आप में से सन ब्लॉक यूज करते हैं, आई एम श्योर कि आप जरूर देखिएगा कि आपके सन ब्लॉक के ऊपर वो सन प्रोटेक्शन फैक्टर का कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर आपने SPF 8 या इससे ज्यादा का सन ब्लॉक जो है वो अप्लाई किया हुआ है अपने जो है वो स्किन पे, और फिर आप सन को एक्सपोज करते हैं, तो उससे विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन स्टॉप हो जाएंगे उससे। ठीक हो गया। सो अगर वो लगा के आप धूप में फिरते रहें तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उससे विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक फैक्टर है मेलानिन। मेलानिन जो है हमारी बॉडी में, जो कि ब्लैक कलर जिसकी वजह से होता है, जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतना ब्लैक कलर ज्यादा होगा। और ये भी मेलानिन अगर की क्वांटिटी अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो तो विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाती है। ये भी एक जो है वो फैक्टर है। सो इसके अलावा पोल्यूशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली हमारे जैसे ममालिक के लिए जहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बहुत बड़ा जो है वो इशू है। सो अगर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज्यादा होगी तो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो हैं वो प्रॉपरली जो है वो लैंड तक नहीं आएंगी, जिसकी वजह से विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट हो सकती है। सो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं, माइट भी कोई और भी हो, मेरे जहन में अभी जो है मैं स्लाइड बना रहा था तो ये जहन में आए। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन डी की प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सो अगर ये तमाम जो हैं वो प्रॉपरली हों तो हम इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाएगा विटामिन डी, और अगर जो है ना हो तो फिर जो है वो प्रॉब्लम होगी। फिर उसकी आपको पता है कि हमारे कम्युनिटी में कैल्शियम और विटामिन डी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी है, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आप सुनते होंगे जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स की। उसकी रीज़न ये है कि ये फैक्टर्स जो हैं जिन फूड में नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, हम फिश बहुत कम कंज्यूम करते हैं और फूड्स में ये इतना ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, तो सनलाइट ही एक बहुत अच्छा सोर्स है, और उसमें भी शायद जो है ये फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनफ प्रोडक्शन नहीं होती, और जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी इंश्योर करता है कि कैल्शियम प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो हमारी बोन्स के अंदर। सो उसको जो है हम उसके फंक्शन में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप जो है वो पूछ सकते हैं। सर आपने SPF के बारे में, वैल्यू 8 के बारे में क्या बताया अभी? आपके रिपीट पास कर दें सन प्लीज। ब्लॉक है?